जय देवभूमि उत्तराखंड। तो सभी विद्यार्थियों का थपलियाल एजुकेशन हब में एक बार फिर से स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, कल हमने देखा था भारत का राष्ट्रपति, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हमने देखा था कि भारत का राष्ट्रपति हमने कैसे कौन कौन से अनुच्छेद और राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी शक्तियां, कौन कौन सी पावर थी। मैंने आपको थोड़ा बहुत अनुच्छेद बताए थे कल। 52 से लेकर आपको 72 तक क्षमादान, 61 महाभियोग, 123 अध्यादेश, सब मैंने आपको आर्टिकल्स कल बताए थे। मतलब मैंने आपको कल सूक्ष्म राष्ट्रपति के बारे में बताया था कि राष्ट्रपति होता क्या है, राष्ट्रपति कार्य होते क्या है। ठीक, तो बच्चों ने बोला कि सर हमको जो है राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, इलेक्शन समझनी है सर कि होता क्या है। तो सर एक वीडियो मैंने कल ही बताया था, मैंने कहा इलेक्शन आपको अलग से समझाऊंगा। तो आज मेरे पीछे आप बोर्ड में देख रहे होंगे कि राष्ट्रपति का निर्वाचन, इलेक्शन कैसे होता है। ये बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि ये बहुत कम लोगों को समझ आता है कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है, इलेक्शन जो होता है, उसमें कौन कौन भाग लेते हैं। ठीक, और इसमें समझ इसलिए नहीं आता है क्योंकि राष्ट्रपति के जो भी आपकी रीति है, निर्वाचन रीति, इसको हम थोड़ा समझाऊंगा। और मेरी कोशिश ये रहेगी मैं आपको इतना जो मैंने लिखा है मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट तरीके से समझाऊं ताकि आप एक बार समझो और कभी ना भूलो। ठीक है, तो आप लोगों को मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब जरूर करना है ताकि आपको डेली अपडेट्स मिलते रहें। और जो आने वाले एग्जाम है आपके, स्टेट के हों या सेंटर के एग्जाम हो, उनके लिए हम मेरे लेक्चर आपके लिए यूजफुल होंगे, यहीं से क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, मेरी कोशिश यही है। तो आए, आज राष्ट्रपति का निर्वाचन है, आपका इलेक्शन है राष्ट्रपति का। और इसमें सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है अनुच्छेद 55 के तहत आर्टिकल 55, ये मैंने लिखा हुआ है आर्टिकल 55 के तहत, मार्कर, अनुच्छेद 55 के तहत देख रहे हो यहां पर, अनुच्छेद 55 के तहत मैं लिखा यहां पर कि आपके निर्वाचन की नीति, यानी कि आपका मैनर ऑफ इलेक्शन, राष्ट्रपति का निर्वाचन अब कैसे होगा मैं आपको बताऊंगा। ठीक, राष्ट्रपति का जो आपका निर्वाचन होता है वो होता है अप्रत्यक्ष आपका निर्वाचन पद्धति, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से सामने नहीं होता है। अप्रत्यक्ष मतलब होता है पीठ पीछे, गुप्त मतदान होता है। इसमें क्या होता है? गुप्त मतदान। अप्रत्यक्ष रीति और गुप्त मतदान के तहत आपका राष्ट्रपति का क्या होता है? निर्वाचन होता है। क्लियर? अनुपातिक प्रतिनिधित्व, यानी कि जो आपका प्रपोजनल आपका क्या होता है? रिप्रेजेंटेशंस होता है। आपका प्रपोजनल रिप्रेजेंटेशंस क्या होता है ये मैं आपको समझाऊंगा कि अनुपातिक प्रतिनिधि, अनुपात मतलब आपका ABCD वरीयता क्रम में एकल संक्रमणीय मत पद्धति, आप देख रहे होंगे एकल संक्रमणीय मत पद्धति लिखा हुआ मैंने, सिंगल आपका ट्रांसफेरेबल, सिंगल ट्रांसफेरेबल मतलब एकल संक्रमणीय मत पद्धति। एकल संक्रमणीय मत पद्धति क्या होती है? गुप्त मतदान पद्धति क्या होती है? और अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली क्या होती है? मैं इसको अभी आपको समझाऊंगा। प्यारे विद्यार्थियों, जो आप अनुपातिक और एकल संक्रमणीय मत पद्धति है, इसके तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन में, राष्ट्रपति के इलेक्शन में जो आपके सदस्य भाग लेते हैं, पहले हम उनकी बात करते हैं, तब राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात करेंगे कि ये जो एकल संक्रमणीय मत पद्धति है इसको किस तरह से मैंने यहाँ पर ABCD करके बांटा है वो मैं आपको बताऊंगा अभी। पहले आप ये देखो कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होगा उसको विनियमित, यानी कि उसको रेगुलेट कौन करेगा? तो राष्ट्रपति के चुनाव को हमेशा रेगुलेट आपकी पार्लियामेंट यानी कि संसद करेगी। पहला क्वेश्चन कि राष्ट्रपति के चुनाव को रेगुलेट कौन करेगी? तो राष्ट्रपति के चुनाव को रेगुलेट आपकी संसद, आपकी पार्लियामेंट करेगी। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा, आपके सदस्य जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेंगे। अब वो सदस्य कौन कौन है जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेंगे? पहले तो हम सबसे पहले उनकी बात करेंगे। सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है संसद के दोनों आप सदनों के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, ना कि मनोनीत। निर्वाचित होता है जिनको इलेक्ट किया जाता है, जो वोटिंग से आए होते हैं, इनको वोट यानी कि जो मत जीत के आए हुए हैं वो होते हैं आपके निर्वाचित सदस्य। एक तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में पहला भाग कौन ले रहा है? तो संसद के दोनों सदनों के, लोकसभा और राज्यसभा में जो भी सदस्य निर्वाचित होंगे वह भाग लेंगे राष्ट्रपति के निर्वाचन में। क्लियर? दूसरा,
राज्य की जितनी भी विधानसभाएं हैं, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। क्वेश्चन वही हो गया कि पहले तो हमने संसद के दोनों सदन, लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित, मनोनीत नहीं, नॉमिनेटेड नहीं, इलेक्टेड, नॉट नॉमिनेटेड, इलेक्टेड, और आपकी विधानसभाओं के आपके निर्वाचित सदस्य। यहां भी विधानसभा के जो विधायक हैं, एमएलएज हैं, जो इलेक्टेड हुए, जो जिनको आपने मत देकर भेजा हुआ है, वो भाग लेंगे। ठीक, और जो हमारी यूटीज हैं, केंद्र शासित जो प्रदेश है, हमारी यूटीज में क्या है हमारे पास प्यारे विद्यार्थियों, 70वां संविधान संशोधन हुआ था, अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, संविधान संशोधन 1992 में। 17वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जो आपकी यूटी है, यूटी के 2 दिल्ली और आपके पुदुचेरी के दोनों विधानसभाओं के आपके निर्वाचित सदस्य भाग ले सकते हैं राष्ट्रपति के चुनाव निर्वाचन प्रक्रिया पद्धति में। क्लियर? तो मैंने अभी आपको 3 चीजें बताई है। संसद के दोनों सदन, लोकसभा राज्यसभा के आपके निर्वाचित, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, और आपके 17वें संविधान संशोधन के तहत 1992 के तहत यूटी, दिल्ली और पुदुचेरी और इनके निर्वाचित सदस्य। अब आपका सवाल यह होना चाहिए मेरे को कि सर राज्य की विधानसभाओं के सदस्य क्यों नहीं? तो प्यारे विद्यार्थियों, विधानसभा के नहीं, विधान परिषद के सदस्य क्यों नहीं भाग लेते हैं? विधानसभा के तो ले रहे हैं निर्वाचित। आपका क्वेश्चन मेरे से यह होना चाहिए कि सर विधान परिषदों के सदस्य क्यों भाग नहीं लेते? तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका सरल और सटीक आंसर है कि पूरे भारत में पहले 29 राज्य थे, अब 28 राज्य हैं, और 28 राज्यों में से मात्र 7 राज्यों में ही विधान परिषद हैं। इसीलिए क्या होता है कि इसमें जो है मतों में विविधता आती है। इसीलिए अगर विधान परिषदें पूरे 28 राज्यों में होती तो हो सकता है इनके निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग जरूर लेते, लेकिन ये मात्र और मात्र 7 राज्यों में है। इसीलिए विधान परिषदों के सदस्य कभी भी भाग नहीं लेते। क्लियर? अब देखो, निर्वाचित ही क्यों, मनोनीत क्यों नहीं? तो जैसे माना मैं वर्तमान में बात करूंगा कि लोकसभा में टोटल हमारे पास सदस्य हैं 545, और 545 में से 2 सदस्य राष्ट्रपति यहां पर मनोनीत करता है, तो रह गए 243। अब राष्ट्रपति मनोनीत कर रहा है, इसीलिए राष्ट्रपति के इलेक्शन यानी कि निर्वाचन पद्धति किसकी है? राष्ट्रपति की, और उनको मनोनीत कौन कर रहा है? राष्ट्रपति। इसलिए यहां पर भी विविधता उत्पन्न हो रही है। इसीलिए कभी भी मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के आपके निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। ठीक, और राज्यसभा में टोटल जो मेंबर्स है हमारे पास, उनकी संख्या है 245, और 245 में से मैंने आपको कल बताया था कि आर्टिकल 331 के तहत राष्ट्रपति आपकी राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करता है। मैं कल ही बता चुका हूं आपकी इससे पहले वीडियो में। तो जिनको राष्ट्रपति मनोनीत कर रहा है, क्या वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं। यहां पर विविधता उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए सिर्फ और सिर्फ निर्वाचित सदस्य ही भाग लेंगे। आपका सवाल ये होना चाहिए मुझसे कि सर एंग्लो इंडियन क्यों, क्या सर एंग्लो इंडियन भाग ले सकते हैं? तो प्यारे विद्यार्थियों, मात्र अभी तक वर्ष 2012 में राष्ट्रपति के इलेक्शन में पश्चिम बंगाल के आपके तृणमूल कांग्रेस के एक सदस्य हुए जिनका नाम था आपका डेरेक ओब्रायन। ये पहले ऐसे एंग्लो इंडियन है जिन्होंने राष्ट्रपति के निर्वाचन में अपना भाग दिया था और मत दिया था। ठीक है, डेरेक ओब्रायन ने ये पश्चिम बंगाल के तृणमूल कांग्रेस के क्या रहे? सदस्य रहे, पहले एंग्लो इंडियन बने भारत के जिन्होंने राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति प्रक्रिया में भाग लिया था। एक क्वेश्चन यहां से पुटअप होगा। ठीक है, तो हमने अभी तक देखा कि कौन कौन भाग ले रहे हैं। मनोनीत अभी तक कोई बात नहीं की हमने, सिर्फ और सिर्फ निर्वाचन की बात की है। तो संसद के दोनों सदन, लोकसभा राज्यसभा, ठीक है, और राज्यसभा की जितने भी विधायक एमएलए हैं, ठीक, और आपके 17वें संविधान संशोधन 1992 के तहत दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। क्लियर? अब निर्वाचन प्रक्रिया कैसी होगी? मैंने कुछ मत मूल्य कैसे होंगे कि वैल्यू, वोट वैल्यू क्या होगी।
वोट वैल्यू कैसे निकालेंगे? सबसे बड़ा विद्यार्थियों का मेरे से क्वेश्चन यही रहता है कि सर हमें पता नहीं होता है कि कितना इंटू कितना गुणा करना पड़ता है और विधायक का मत मूल्य होता क्या है। आप पहले एक एमएलए का, एक विधायक का मत मूल्य समझ लीजिए, आपको पूरा गेम समझ में आ जाएगा। क्लियर? तो देखेंगे मैंने यहां पर मत मूल्य आपको समझाने की बहुत सटीक कोशिश की है। जैसे एक विधायक का मत मूल्य हमने निकालना है, एक विधायक का मत मूल्य, ध्यान देना। एक उत्तराखंड में वर्तमान में 70 विधायक है। कितने विधायक हैं? 70 विधायक है। क्लियर? अब 70 विधायक है और उत्तराखंड की वर्तमान की, इसमें लिखा है एक विधायक का मत मूल्य इक्वल टू होता है राज्य की कुल जनसंख्या, राज्य की कुल जनसंख्या, ठीक, और बटे में राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य गुणा 1/1000। माना, यहां देख लीजिएगा, मैं आपको तरीके समझा दूंगा। राज्य की कुल जनसंख्या, माना कि उत्तराखंड की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड की जनसंख्या थी 100,86,292, ये थी उत्तराखंड की 2011 की कुल जनसंख्या, ठीक। और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित जितने सदस्य हैं उनकी संख्या हमारे पास 70 विधायक है, गुणा 1/1000। क्लियर? ये हमारे पास आएगा, जितना भी इंटू करके आएगा। माना हमारे पास उत्तराखंड में जो मत मूल्य है विधायकों का, वो वर्तमान में एक विधायक का मत मूल्य 64 है। कितना है? 64। ये कैसे आया 64? क्योंकि 70 विधायकों का मत मूल्य था हमारे पास 4480। क्लियर? देखो 4480 था, 4480 ये टोटल 70 विधायकों का कुल मत मूल्य है, ठीक है। जब राष्ट्रपति निर्वाचन में भाग लेते हैं तो 4480 डिवाइडेड बाई 70 कर लो, 0 से 0 कैंसिल कर लो, ठीक है। 7 छके 42, 2 बचे, 7 चक्कू 28। क्लियर? तो कितना आ गया? 64। एक विधायक का मत मूल्य 64 है हमारे पास। तो राज्य की कुल जनसंख्या 100,86,292। क्लियर? और राज्य की विधान निर्वाचित सदस्य, टोटल निर्वाचित सदस्य हमारे पास 70, ठीक है, गुणा 1/1000। तो हमारे पास आ जाएगा एक विधायक का मत मूल्य 64 निकल जाएगा। आप कर लेना, ठीक है। अब जनसंख्या बढ़ गई हो, ये 2011 की जनगणना मैं आपको बता रहा हूं, ठीक। तो एक तो हम निकालेंगे ऐसे। क्लियर? ये हमने निकाला तो हमारे पास आ जाएगा एक विधायक का मत मूल्य, ठीक। अब आपका सवाल मेरे से ये होना चाहिए कि सर क्या प्रत्येक विधानसभा के विधायकों का मत मूल्य अलग अलग आएगा? तो जी हां, प्रत्येक विधानसभा के विधायकों का मत मूल्य अलग अलग आएगा। क्यों? क्योंकि प्रत्येक राज्य की जनसंख्या अलग अलग है और प्रत्येक राज्य में विधानसभा सीटों में भी क्या है प्यारे विद्यार्थियों, फर्क है। इसलिए प्रत्येक विधानसभा में क्या आएगा? एक विधायक का मत मूल्य अलग आएगा। तो समझ गए एक विधायक का मत मूल्य कैसे निकलता है? क्लियर? समझ जाना कि राज्य की कुल जनसंख्या मैंने बता दी है और राज्य की विधानसभा, ठीक है, इंटू 1/1000 जरूर कर लेना, फॉर्मूले में आ जाएगा एक विधायक का मत मूल्य, ठीक। अब हमें निकालना है, क्योंकि भाग जो है संसद के निर्वाचित सदस्य भी लेते हैं, लोकसभा के और राज्यसभा के भी, तो हमने अब एक संसद का मत मूल्य निकालना है। अब देखो कैसे निकालता हूं मैं, एक संसद सदस्य का मत मूल्य कैसे आएगा देख लो। माना कि सभी राज्यों के निर्वाचित विधायकों के मतों का कुल मूल्य का योग, सभी राज्यों के निर्वाचित विधायकों के मतों का कुल मूल्य। माना कि उत्तराखंड के सभी विधायकों का मत मूल्य आ गया था हमारे पास कितना? 4480, ठीक है। तो हमारे पास है 4480 आया सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड का, ठीक। तो हमारे पास 28 राज्य हैं, पहले 29 थे। अब उत्तराखंड का जब 4000 है तो हो सकता है यूपी का जो है 9000 हो। तो जितना भी टोटल होगा 4% टोटल 28 राज्यों का, माना कि टोटल आ गया सबका 70,000, माना अप्रोक्स, ठीक है। और संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल आपकी सदस्य संख्या, कुल निर्वाचित कितने सदस्य हैं देख लो भैया। संसद में कितने? लोकसभा में 545 है, ठीक ही नहीं है। इसमें से 2 राष्ट्रपति वाले जो मनोनीत करता उनको हटा दो, कितने बच गए? 543 बच गए। क्लियर? और राज्यसभा में कुल कितने के? 245 है, 245 में से 12 हटा दो। राज्यसभा में कितने? 245 है कि नहीं है? इसमें से 12 हटा दो जो राष्ट्रपति मनोनीत करता है, तो बचे 233। तो जोड़ लो 543 और आपका 233, ठीक है। 3 और 3 6, 7, 4 3 7
तो ये आया कितना 776। तो यानी कि माना टोटल हमारे पास आ गया 70,000 डिवाइडेड बाई 776, जितना भी आएगा वो एक सांसद का मत मूल्य आ जाएगा। क्लियर? तो आपने ये समझा कि एक सांसद का मत मूल्य, मैं फिर से बता रहा हूं मेरे विद्यार्थियों कि सुन लेना दोबारा, मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना, आराम से सुनना और दिल थाम के सुनना कि मैं कैसे निकाल रहा हूं एक विधायक का मत मूल्य और एक सांसद का मत मूल्य। मैंने विधायक का कैसे निकाला कि राज्य की कुल जनसंख्या, माना उत्तराखंड की जनसंख्या 2011 में 100,086,292 थी, बटे 70 किया, ठीक है, गुणा 1/1000 किया, तो ये फॉर्मूला 1/1000 फॉर्मूला हमें लगाना होता है, ठीक है। तो हमारे पास एक विधायक का मत मूल्य निकला 64। वैसे ही सभी राज्यों के जितने भी 28 राज्य हैं, जैसे उत्तराखंड का एक का निकला, टोटल कितना था उत्तराखंड का 4,480 था, तो वैसे जैसे उत्तराखंड 4,480 है तो वैसे 28 राज्यों का अलग अलग होगा, तो सबको जोड़ दो, ऊपर आ जाएगा सभी राज्यों के निर्वाचित विधायकों के मत मूल्य, ठीक है, और बटे में संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल सदस्य संख्या, तो कुल हमारे पास है 776 लोकसभा की, राज्यसभा की। इनमें से हमने कम कौन कौन किए, 12 हमने राज्यसभा के कम किए और 2 लोकसभा के कम किए। क्लियर? तो जब हमारे पास ये निकल गया, ध्यान देना, जब हमारे पास से निकल गया तो अब हमने एक आधार वर्ष माना, वो माना 1971 से और 2026 तक, ठीक। अब आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए कि सर 1971 को ही आधार वर्ष क्यों माना, जनसंख्या का आधार वर्ष 1971 को ही क्यों माना आपने? तो प्यारे विद्यार्थियों, जनसंख्या का आधार वर्ष 1971 इसलिए माना क्योंकि 1971 में क्या हुआ था कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत की जनसंख्या में काफी विभेदना, काफी डिफरेंस आ गया था। जिस तरह से जो है दक्षिण भारत के लोगों ने जनसंख्या वृद्धि में अपना योगदान दिया कि आप जनसंख्या वृद्धि नहीं करेंगे, कंट्रोल करेंगे, उसी तरह से आपका 1971 में उत्तर भारत की जनसंख्या बड़ी तेजी से बढ़ी। तो ऐसे में क्या हो रहा था कि विधायकों के मत मूल्य में फर्क आ रहा था। तो इस विभेदना को कम करने के लिए सरकार ने एक आधार वर्ष माना आपका 1971, और 2026 तक ये जो सीटें देख रहे हैं आप लोग लोकसभा राज्यसभा की, ये यथावत बनी रहेगी, ठीक है। इसके बाद परिसीमन होगा, देखते हैं कितनी बढ़ती कितनी घटती है, लेकिन 71 से और 26 तक जनसंख्या का आधार वर्ष माना है और इसी के आधार पर आपका मतों का मूल्य हम निकालते हैं, विधायक का हो चाहे सांसद का। क्लियर? अब आती है मतदान, अब आती प्रक्रिया की राष्ट्रपति बनते कैसे, एकल संक्रमणीय मत पद्धति और आपका वरीयता क्रम क्या होता है, जो यहां समझने वाली बातें जो विद्यार्थी देख रहे होंगे, मैंने समझा दिया। एक विधायक का मत मूल्य भी आ गया था और संसद सदस्य का मत मूल्य भी बना दिया था। अब आते हैं राष्ट्रपति को चुनेंगे कैसे, कैसे बनाएंगे राष्ट्रपति। आपके सामने राष्ट्रपति को मैं बना के दिखाता हूं। माना फॉर एग्जाम्पल के तौर पर प्रक्रिया ABCD, 4 व्यक्ति उठे हुए हैं, 4 व्यक्ति, एक का नाम माना पंकज है, ठीक है, दूसरे का नाम मोहित है, तीसरे का नाम सोहन है और चौथे का नाम राहुल है। तो 4 उम्मीदवार राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए खड़े हैं, ठीक। अब हमने क्या माना कि मतदान के बाद जब इलेक्शन हो जाएंगे, टोटल जब वोटिंग कर लेंगे जो भी सदस्य हैं निर्वाचित जितने भी हैं, तो हमने एक वैध मत रखा। टोटलों का एक वैध मत होता है ओवरऑल, तो हमने प्राप्त वैध मत रखा कि इतने 3000 वैध मत है प्राप्त, टोटल माना। एक मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं कि हमने माना 3000 क्या है, वैध मत है। अब शर्त क्या होती है कि कुल वैध मतों का न्यूनतम कोटा, कि मिनिमम इतने चाहिए ही चाहिए तभी राष्ट्रपति बनेगा। तो न्यूनतम कोटा है 50+1, लिखा है मैंने 50+1, माना 3000 का हमें 1500 और +1 यानी कि 1501 मत जिसे मिल गया वो क्या बन गया, राष्ट्रपति बन गया। जैसे देखो कुल वैध मत प्राप्त, हमने एक आंकड़ा रखा कि वैध मत होने चाहिए हमारे पास 3000 और जो न्यूनतम कोटा को पार कर जाएगा यानी कि 1500 +1 हो जाएगा, वो राष्ट्रपति घोषित हो जाएगा। अब देखो हमारे पास 4 कैंडिडेट्स हैं, पंकज है, मोहित है, सोहन है, राहुल है, ठीक है। अब हमारे पास कुल प्राप्त मत है 3000, ठीक है। अब मैंने इनको 3000 जो हमारे पास टोटल वैध मत है, टोटल मत वो 3000 है, मैं इन 3000 को चारों के बीच में बांटूंगा और इनकी वरीयता क्रम आपके सामने लाऊंगा। जैसे
ABCD, ठीक है। तो पंकज को मिले पहले राउंड में, फर्स्ट राउंड की मैंने क्या की, फर्स्ट राउंड की प्रक्रिया प्रारंभ की। तो पंकज को पहले राउंड में मिले 1100 मत, मोहित को मिले 800 मत, सोहन को मिले 750 मत और राहुल को मिले 350 मत। क्लियर? अब जोड़ लो 11 और 8 कितने होते हैं आपके, बोलो 19, नहीं 11 8 कितने होते हैं, लगा लो 11 और 8 कितने होते हैं 19। सो ये 750 और आपके 350, इसको इधर ले जाओ 8, तो ये हो गए टोटल आपके 3000, काउंट कर लो। ठीक, अभी 3000 मैंने चारों में बांट लिए। माना पहले राउंड में पंकज को 1100 मिले, मोहित को 800 मिले, सोहन को 750 मिले और राहुल को 350 मिले। अब जो हमारा फर्स्ट राउंड क्लियर हुआ उसमें सबसे कम मत मिले राहुल को 350। अब राहुल 350 वाला जो मत वाला राहुल था, हमने इसको वरीयता क्रम से बाहर कर दिया, क्योंकि राहुल आपके वरीयता क्रम में सबसे कम पसंद राहुल की थी। सबसे जितने भी ये सदस्य भाग ले रहे हैं, इन्होंने सबसे ज्यादा वरीयता क्रम में जो नापसंद किया वो राहुल को किया, इसलिए राहुल निर्वाचन प्रक्रिया से बाहर हो गया। लेकिन जो ये 350 मत है, इन 350 मतों को अब हमने इन तीनों में बांटना है। अब यानी कि हम राउंड नंबर सेकंड अप करने वाले हैं। तो देखना इन 350 को मैं सेकंड राउंड में कैसे बांटता हूं। ठीक है, तो देखो राउंड सेकंड हो गया। अब इन 350 में से जिस पंकज के पास, देखो पंकज के पास हमारे पास कितने मत आए थे फर्स्ट राउंड में 1100, ठीक है, और मोहित के पास हमारे पास फर्स्ट राउंड में कितने आए थे 800, ठीक है, और सोहन के पास फर्स्ट राउंड में हमारे पास है 750। अब क्योंकि राहुल बाहर हो चुका है, 350 राहुल के पास थे, राहुल बाहर हो चुका है, लेकिन ये 350 मत इन तीनों में सेकंड राउंड में हम अपनी पसंद चुनेंगे अब कि हमारे वरीयता क्रम में हमें कौन पसंद है। तो सेकंड राउंड का इलेक्शन शुरू करते हैं और इन 350 में से जो आपके 70 मत आ गए पंकज के पास और लोगों ने 130 मत, लोगों ने मोहित को ज्यादा पसंद किया, इस समय 130 मोहित के पास आ गए और मात्र 150 सोहन के पास आ गए। ठीक है, 170 एक आपका 150 130 70 हो गए 300 आपके 50, काउंट कर लो। ठीक, अब जोड़ लो भाई 1170 पंकज को मिले, ठीक है, और 930 मोहित को मिले और 800 700 800 900 मत किसको मिले, सोहन को मिले। ठीक, अब देखो अब क्या होगा कि सोहन को सबसे कम पसंद हो गया, यानी कि दूसरे राउंड में अब हम वरीयता क्रम में बाहर करने जा रहे हैं सोहन को, क्योंकि तीसरी पसंद सोहन है। अभी तक भी ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों, अभी तक किसी ने न्यूनतम कोटा प्राप्त नहीं किया, इसलिए हमने फिक्स नहीं किया कि राष्ट्रपति कौन बनेगा। क्लियर? क्योंकि न्यूनतम हमारे पास कोटा कितना है, क्योंकि 1500, क्योंकि कुल वैध मत कितने जा रहे हैं, इसका 1500 प्लस एक लाना ही लाना है, तभी राष्ट्रपति बनेगा। अब हमने सोहन को बाहर कर दिया, लेकिन जो 900 मत सोहन के हैं, इनमें से 900 मतों में से यहां अब इन दोनों के मध्य इलेक्शन होगा, यानी कि पंकज और मोहित के बीच में राष्ट्रपति का क्या चल रहा है मत का। अब थर्ड राउंड शुरू होने वाला है, तो आइए थर्ड राउंड भी हम शुरू कर देते हैं आपके सामने। इन 900 लोगों में से याद रखना, इन 900 लोगों में से पंकज को पसंद किया, पंकज को पड़े 340 वोट और इसको पड़े 400 वोट। क्लियर? याद रखना इन 900 में से, जो ये 900 थे, इन 900 में से 400 पड़े किसको, मोहित को, और 300 पड़े आपके पंकज को। क्लियर? अब इनमें से कुछ लोगों ने कहा कि हम जो है हम 340 लोग ही वरीयता क्रम में पंकज को मत कर रहे हैं। 400 लोगों ने बोला सिर्फ और सिर्फ हम मोहित को, इन लोगों ने बोला कि ठीक है भाई हो गया। अब हमारे कैंडिडेट क्या हो गया, ये सोहन बाहर हो गया। अब देखो इनके पास 1170 थे, जोड़ लो 7 और 3 10, ठीक है, और 11 का 1 हासिल 1, 11 और 1 12 और 3 15, 1510 मत, 1510 मत प्राप्त हुए पंकज को, और 9 3 12 और एक 1330 मत हुए मोहित को। तो यानी कि आपका राष्ट्रपति घोषित हो गया
पंकज। इसे कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों वरीयता कर। समझ गए? तो आज जो मैंने आपको समझाया कि राष्ट्रपति का निर्वाचन जो आपकी प्रक्रिया है वो कैसे होती है। कई बच्चों का डाउट क्लियर हो गया होगा, नहीं क्लियर हुआ तो आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि सर एक बार हमें फिर से समझाएं, मैं आपको समझा दूंगा या मैं आपको फिर से बता दूंगा बीच में कि देखो आपने नॉर्मल करना है ना यार, कि हमने क्या किया, हमने ये किया कि राष्ट्रपति का इलेक्शन हुआ तो निर्वाचित सदस्य सब लाए, लोकसभा के और आपके विधानसभा निर्वाचित मनोनीत कोई नहीं। हाँ, एक एंग्लो इंडियन ने भाग लिया था, डेरेक ओब्रायन ने, वो तो पहला एंग्लो इंडियन है पश्चिम बंगाल का, वो पहला भी बना, ठीक है, क्योंकि वो सदस्य था, राज्यसभा सदस्य निर्वाचित होकर आया था इसलिए भाग लिया, ठीक है। मनोनीत एंग्लो इंडियन मनोनीत होता है राज्यपाल द्वारा, लेकिन वो मनोनीत था, वो निर्वाचित होकर आया था तब हुआ था। क्लियर? तो आई होप आपने ये निर्वाचन पद्धति आपको समझ में आ गई होगी। कल दूसरा टॉपिक रहेगा जीएस का, उस पर हम बात करेंगे। आज आपको अच्छे समझ में होगा, ठीक है। तो इतना ही करते हैं आज, ठीक है। बाद बाकी जुड़े रहें, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, आपका फायदा होगा, इससे नुकसान कभी नहीं होगा, ठीक है। धन्यवाद।